चलिए सभी का समाधान सीरीज में स्वागत है। समाधान सीरीज में हम लोग जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षा के लिए। चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे बीपीएससी का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा आपको, तो सभी परीक्षाओं में जो है आपको ये करंट अफेयर काम देगा। ये युक्ति आईएएस का जो है ऐप है, गूगल के प्ले स्टोर से, एप्पल के प्ले स्टोर से या गूगल के प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे लोगों खुल के आएगा। इसमें सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, पीटी, मेंस जो भी है सारे कोर्स हैं, सारे टेस्ट सीरीज़, पीटी का, मेंस का, क्लासेज़ हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक है, सभी लोग जुड़िएगा टेलीग्राम से। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन याद करते हैं, पहला क्वेश्चन तैयार करते हैं कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where has India first 3D printed post office been inaugurated? First is Hyderabad, second is Bengaluru, थर्ड इज दिल्ली, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक और लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है आपका बेंगलुरु। जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। तो बेंगलुरु में जो है वहाँ के अश्विनी वैष्णव चूँकि मंत्री हैं, वहीं पर उन्होंने उद्घाटन किया बेंगलुरु में। बेंगलुरु को हम लोग आईटी सिटी के नाम से जानते हैं। किस सिटी के नाम से जानते हैं? आईटी सिटी। सारी सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ बेंगलुरु में है, आईटी सिटी कहते हैं उसे। कमेंट करके बताइएगा पिंक सिटी किसे कहा जाता है? किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? किस शहर को साइबर सिटी कहा जाता है? ये भी कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँगे। तो अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में जो है भारत के जो है पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु को देश की तकनीकी राजधानी कहा जाता है। कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि साइबर सिटी किस शहर को कहते हैं और आपका जो है साइबर सिटी के साथ-साथ जो है पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उनमें से किस शहर में आयोजित किया गया है? इन विच सिटी द नेशनल फेस्टिवल एंड फोल्क एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया उत्कर्ष एंड इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उनमें वेयर हेल्ड? फर्स्ट इज दिल्ली, सेकंड इज कोलकाता, थर्ड इज भोपाल, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका भोपाल। जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो बिल्कुल सही है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइबल जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि यूपी में जो है शेड्यूल कास्ट की संख्या पाई जाती है सबसे ज्यादा। तो इस बात को भी सभी को अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है? तो भोपाल इसका सही जवाब है। इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश के बारे में आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये भी कमेंट करके आप सब लोग मुझे इसका बताइएगा। ठीक है? इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में जो है भारत के लोक एवं जनजातीय व्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव, उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ किया है। उत्सव में देश भर के करीब 800 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 2015 के अंतिम गणना के बाद अगस्त 2023 में भूटान में बाघ की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पहला है 15%, दूसरा है 17%, तीसरा है 27%, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने 27% लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। ठीक है। भूटान जो है भूटान की राजधानी थिम्पू। तो याद रखिएगा बाघों की आबादी में आप देखिएगा सेव द टाइगर चलाया जा रहा है। कमेंट करके मुझे बताइए कि बाघ परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। बाघ परियोजना जो है किस वर्ष इसकी स्थापना किया गया है? तो 2015 के अंतिम आंकड़ों व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन इन भूटान इन अगस्त 2023 सिंस द लास्ट काउंट इन 2015? तो इसका जो सही जवाब है वो है 27% यानी कि 27%। 27% जो है वृद्धि हुई है। ठीक है? बहुत छोटी-सी जगह है, पहाड़ी एरिया है भूटान, तो आप सभी को जानना चाहिए, बगल में है, पड़ोसी है। भूटान एक छोटा-सा पूर्वी हिमालयी देश जिसने 2015 के बाद से अपनी बाघों की आबादी में 27% की वृद्धि करके एक उल्लेखनीय संरक्षण सफलता हासिल की है। 2021 और 22 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अब भूटान की सीमाओं के भीतर अनुमानित 131 बाघ हैं। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से ई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला रेशम समग्र, दूसरा भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष, तीसरा भारतीय आर्थिक विकास मंच, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी यानी भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष। जिन लोगों ने इंडियन टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट फंड लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से ई पोर्टल को भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसे निफ्ट कहा जाता है, उसी के द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन्स हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन राज्यसभा से है। राज्यसभा द्वारा पारित मध्यस्थता विधेयक 2023 का उद्देश्य
मध्यस्थता कार्रवाई को पूरा करने के समय को घटाकर कितने दिन करना है? The Arbitration Bill 2023 passed by the Rajya Sabha aims to reduce the time for the completing arbitration proceedings to how many days? First is 60 days, second is 90, third is 180, fourth is उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें को जो सही जवाब है वो है 180 दिन यानी कि 6 महीने कर दिया गया है। जिन लोगों ने 180 दिन लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। तो मदस्ता विधेयक 2023 में राज्यसभा के द्वारा इसे पारित किया गया और इसका लक्ष्य जो है मदस्ता कार्यवाही को पूरा करने के समय को घटाकर 180 दिन करना है। यह विधेयक जो है मदस्ता कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय को आधा कर देता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? Where was the 69th edition of Nehru Trophy boat race held? फर्स्ट इज केरल, सेकंड इज विशाखापट्टनम, थर्ड इज गुजरात, फोर्थ उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठवें का जो सही जवाब है वो है केरल। केरल वो राज्य है जहां पर साक्षरता जो है 100% है। केरल वो राज्य है जहाँ लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है। केरल वो राज्य है जहां पर सभी योजनाओं को अगर साउथ में देखेंगे सबसे पहले अगर कोई लॉन्च होता है तो केरल में ही होता है। ये भी आप लोग ये देखिए। कमेंट करके मुझे बताइए केरल में कौन-सी पार्टी जो है सत्ता में है? क्या वो राज्य स्तरीय पार्टी है कि राष्ट्रीय पार्टी है? कौन-सी पार्टी सत्ता में है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? इसके साथ-साथ केरल के जो सीएम कौन है? केरल के राज्यपाल कौन है? ये भी कमेंट करके आप लोग मुझे इसका बताइएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि केरला, ठीक है? तो मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन ने जो है केरल के आलप्पा जिले में जो है इस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के 69वें संस्करण किया है। इस बात को सभी को जानना चाहिए। सातवां प्रश्न चलिए देख लें किस खिलाड़ी को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है व्हिच प्लेयर हैज बीन द नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई 2023 फर्स्ट इज सुमन गिल क्रिस वोक्स अजीत रहाणे उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं तो सातवें का जो सही जवाब है वो है क्रिस वोक्स जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा क्रिस वोक्स को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है तो देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ में नॉमिनेट होने वाले पुरुष 3 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई है पुरुष खिलाड़ियों में इंग्लैंड टीम का दबदबा देखने को मिला है जैक क्रॉली और क्रिस वोक्स दोनों ही खिलाड़ी चुना गया है जबकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर नीदरलैंड के बॉस डे लीडे को शामिल किया गया है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है फर्स्ट इज लेह सेकंड इज श्रीनगर थर्ड इज बिहार फोर्थ उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं तो आठवें का जो सही जवाब है वो है लेह जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही जवाब है लेह यानी ठीक है तो भारतीय जो है हिमालयी नालंदा बौद्ध परंपरा परिषद जो है वो आपका लेह में लद्दाख में जो है नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा इसका ऑप्शन क्या था फर्स्ट आपका ऑप्शन सही था नौवां प्रश्न है कि भारत से 450 मिलियन रुपए का अग्रिम भुगतान किस देश को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान परियोजना के लिए प्राप्त हुआ है विच कंट्री रिसीव एन एडवांस पेमेंट इन 450 मिलियंस फ्रॉम रुपीज मिलियंस फ्रॉम इंडिया फॉर ए यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट फर्स्ट इज श्रीलंका सेकंड इज पाकिस्तान थर्ड इज जापान फोर्थ उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है श्रीलंका श्रीलंका देश कमेंट करके बताए श्रीलंका की राजधानी क्या है कमेंट करके बताइए श्रीलंका के पीएम कौन है? राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, ये कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। कौन-सा रुपया वहाँ पे कमेंट का मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? इसके साथ-साथ श्रीलंका जानते हैं अभी क्राइसिस से गुजरा है, तो आप मुझे इसका कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। तो भारत ने श्रीलंका को उसकी विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के वित्त पोषण के लिए 450 मिलियन रुपए दिए हैं, जो भारतीय अनुदान सहायता के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है और द्वीप राष्ट्र के डिजिटीकरण कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह कदम होगा। पड़ोसी है, पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जो है जोड़ रस्ते योजना शुरू की गई है पहला महाराष्ट्र दूसरा झारखंड तीसरा छत्तीसगढ़ चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है कई लोग कंफ्यूज होंगे कि चूंकि बिरसा मुंडा चूंकि झारखंड लगाने की कोशिश की लेकिन इसका सही जवाब है महाराष्ट्र कमेंट करके बताइएगा महाराष्ट्र के सीएम कौन है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दें लोकसभा कितनी सीटें हैं राज्यसभा कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र का ठीक है चलिए तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने और आदिवासी समुदायों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना का लक्ष्य महाराष्ट्र के 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना और जहां सड़क निकल जाती है उसकी जिंदगी जो है 5G की स्पीड से जो है तरक्की करने लगती है जिस गांव से सड़क गुजर गई समझिए कि उस गांव की किस्मत बदल गई चाहे हाईवे निकले चाहे सड़क निकले जो भी मेन जाके सड़कों से मिल जाए कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तो समझिए कि उसकी लाइफ लाइन बढ़ जाती है वहाँ के लोगों की
आय बढ़ जाती है, ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो सब लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है 11 नंबर का वो है ऑप्शन सी, यानी कि 19 अगस्त को जो है पूरी दुनिया में जो है फोटोग्राफी के लिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है? जो फोटोग्राफी के समग्र इतिहास और कला के रूप में इसकी भूमिका का प्रतीक भी है, इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेश किया है? अखिल भारतीय व्यापारियों का परिषद, राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12वीं का जो सही जवाब है वो है आपका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। जिन लोगों ने अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ लगाया होगा, उनका बिल्कुल ही सही है। तो भारत में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के निर्माण की घोषणा की है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है कि व्यापारी और उपभोक्ताओं और समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाना और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था व्यापार के आसपास नीतिगत संवाद को आकार देना है। अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग का तंत्र स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? पहला है संचार मंत्रालय, दूसरा है टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र, दूरसंचार विभाग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र, यानी कि ऑप्शन जिन लोगों ने बी लगाया होगा, उनका बिल्कुल ही सही है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है, उसने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग का तंत्र स्थापित करने के लिए टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र संस्था के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है नियामक प्रथाओं के लिए अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना और समझ के अंतराल को क्या करना है, कम करना है। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है कि G20 आपदा न्यूनीकरण कार्य योजना समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ होगी? चेन्नई होगी, कोलकाता होगी, मुंबई होगी या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो 14वें का जो सही जवाब है वो है आपका चेन्नई। कमेंट करके बताइएगा चेन्नई की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए चेन्नई में कौन सी पार्टी सत्ता में है और वो पार्टी क्या राष्ट्रीयकृत पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी है, ये भी कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ होमवर्क आप लोग भी कीजिए। इसका सही जवाब है चेन्नई, ठीक है, लुंगीडांग्स। चलिए, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ होगी? तो वो होगी आपकी चेन्नई में। तो जिन लोगों ने चेन्नई लगाया होगा तो उनका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री राम मिश्र ने चेन्नई में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक को प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट। फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो गोडिन ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की किस देश से संबंधित है? मतलब संन्यास की घोषणा किया है, वो किस देश से संबंधित है? यही पूछा जा रहा है, फ्रांस से, उरुग्वे से, जर्मनी से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उरुग्वे से है। ठीक है? उरुग्वे की राजधानी क्या है? कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा कि फुटबॉल खिलाड़ी जो डिएगो गोडिन जो है, वो उरुग्वे से संबंधित है। उरुग्वे देश से उनका संबंध है। उरुग्वे के पूर्व बैक डिफेंडर जो थे डिएगो गोडिन ने पेशेवर सॉकर से जो है संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। 37 साल की उम्र में जो है 20 साल वक़्त खेलकर संन्यास की घोषणा उन्होंने किया है। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। तो ये रहे आज के जितने भी 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसको देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या को देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आप ऐप पे जाएँगे, आपको फ्री पीडीएफ के नाम से जो है मिलेगा। पीडीएफ इसका वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए अप्रोच के साथ। जो भी दिया जा रहा है उसको पढ़िए, क्योंकि आपकी बीपीएससी की परीक्षा में 30 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। लगातार मेरी पूरी कोशिश है कि सारे क्वेश्चन को चाहे टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे क्लास के माध्यम से हो, चाहे वो आपको क्विज के माध्यम से हो, कैसे भी करके सारे क्वेश्चन को हम लोग को कवर करना है। ये पूरी हम लोग की ज़िम्मेदारी है, उसको कवर करवाएँगे और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। इसका ऐप पे जाएँगे तो इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।